निश्चय इस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 10 अगस्त के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। हमारा पहला क्वेश्चन, अरावली रेंज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये उत्तर पूर्व दिशा से दक्षिण पश्चिम दिशा में संरेखित हैं, मतलब ये इस प्रकार से संरेखित है। नंबर 2, ये दुनिया के सबसे पुराने ब्लॉक पहाड़ों में से एक है। नंबर 3, गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है। देखते हैं चर्चा में क्यों है। हाल ही में रक्षाबंधन पर कुछ महिलाओं ने, कुछ समूहों ने मिलकर अरावली के क्षेत्र के जो जंगल हैं उनकी रक्षा की शपथ ली, उनको राखी बांधी, जिस वजह से अरावली का क्षेत्र ये चर्चा में है। अरावली के पहाड़ गुरुग्राम राष्ट्रीय राजधानी तक फैले हुए हैं। अरावली श्रृंखला के बारे में कुछ देखते हैं। यह उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में दिल्ली तथा पालनपुर गुजरात के मध्य फैली हुई है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये भी ठीक है, 2 स्टेटमेंट ठीक हो जाएंगे। यह सबसे पुराने बलित पर्वतों में से एक है। ध्यान रखेंगे कैसे, बलित पर्वतों में। विकल्प में क्या लिखा हुआ है, बिलोक पर्वतों में, तो गलत हो जाएगा। आपने ज्योग्राफी पढ़ ली होगी, उसमें आपने समझ लिया होगा बिलोक पर्वत बलित पर्वत का क्या अंतर होता है। तो हमारे तीनों पॉइंट विकल्प इससे मिल जाएंगे। बाकी ये और कुछ फैक्ट हैं इसके बारे में, इन्हें आप पढ़ लेना। देखते हैं। नंबर 1, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में संरेखित हैं, ठीक है। दुनिया के सबसे पुराने ब्लॉक पहाड़ हैं, नहीं, बलित पर्वत है, बलित पहाड़ है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, पहला ठीक हो जाएगा। गुरु शिखर अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है, ये सही है। पूछा है कौन से कथन सही हैं, 1 और 3 सही है, आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंट नेटवर्क ई-विन निम्नलिखित में से किसके तहत लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जनधन योजना के तहत, यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत, या आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत। ई-विन कार्यक्रम को निम्नलिखित में से किसके तहत लाया गया है, ये हमें बताना है। देखते हैं क्यों चर्चा में। ई-विन स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्या है ई-विन का, तो ई-विन का लक्ष्य है देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन के भंडार और बाजार में उपलब्धता को सुनिश्चित करना और वास्तविक समय पर इसकी जानकारी देना। तो ई-विन का संबंध किससे है, स्वास्थ्य क्षेत्र से है, मेडिकल के क्षेत्र से है। वैक्सीन को लिए कोल्ड चेन को विकसित करना, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना, इससे ई-विन संबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसे चलाया जा रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या नेशनल हेल्थ मिशन, सी। नेक्स्ट, गैलापागोस द्वीप समूह ये स्थित है, हाल ही में चर्चा में था। गैलापागोस द्वीप समूह ये स्थित है कहाँ, प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, या दक्षिण चीन सागर में। तो देखते हैं चर्चा में क्यों था और कहाँ स्थित है। तो हाल ही में चीन के मछुआरों के कुछ जहाजी बेड़े हैं जिन्हें फ्लोटिंग सिटी भी कहा जाता है। इन्होंने इक्वेडोर के गैलापागोस द्वीप समूह के पास इन्हें देखा गया और मतलब इक्वाडोर का जो जलीय क्षेत्र है उसका इन्होंने अतिक्रमण किया। तो इक्वेडोर का जलीय क्षेत्र में है ये गैलापागोस द्वीप समूह और इस पे इक्वेडोर का अधिकार है, जिस वजह से ये द्वीप समूह चर्चा में है। इसकी लोकेशन देख लेते हैं। ये है दक्षिण अमेरिका, ये इधर उत्तरी अमेरिका में मध्य अमेरिका वाला भाग, और ये इक्वेडोर, और ये यहाँ कुछ दूरी पर महासागर आ जाएगा, ये प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर। ठीक, इसमें जो ये द्वीप समूह आप देख रहे हैं ये छोटे छोटे द्वीप हैं। इन सब द्वीप को कलेक्टिवली, इन द्वीप समूह को कहा जाता है गैलापागोस आइसलैंड्स, ये गैलापागोस द्वीप समूह। तो गैलापागोस द्वीप समूह कहाँ स्थित है, प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की उत्तर भारतीय शैली, कौन सी है शैली, नागर शैली, आप जानते होंगे, कुछ समय पहले भी हमने क्वेश्चन करा था। उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। ये मंदिर निर्माण की शैलियां हैं जो कि प्रचलित है इन अलग अलग क्षेत्रों में। उत्तर भारतीय शैली या नागर शैली के सबसे अच्छे उदाहरण कौन कौन से हैं, सूर्य मंदिर कोणार्क, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर श्रीरंगम, खजुराहो मंदिर का समूह,
आप इसमें गैस करना चाहें तो गैस भी कर सकते हैं, उसे हम अभी आगे देखेंगे कि कैसे गैस किया जाता है। पहले देखते हैं चर्चा में क्यों है। तो अयोध्या में राम मंदिर बनाया जा रहा है, ये आपको पता होगा। इसको बनाया जा रहा है नागर शैली में। उत्तर भारत में वैसे भी गैस कर सकते हैं, नागर शैली में बनाया जा रहा है। तो इस वजह से नागर शैली चर्चा में है। तो नागर शैली के जो प्रमुख प्रमुख मंदिर है वो हमें पता होना चाहिए, और ये प्रश्न बनाया गया है। नागर शैली की कुछ मुख्य विशेषताएं आप देख सकते हैं। ये नागर शैली के मंदिर हैं। इनमें एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, ये आप देख रहे हैं। इस ऊंचे चबूतरे पर मंदिर को बनाया जाता है। ये जो ऊंचा चबूतरा है ये कहलाता है जगती या जागती। ये हमारा मंदिर है, मेन मंदिर। मेन मंदिर में जहां मूर्ति स्थापित की जाती है उसे गर्भगृह कहते हैं। तो यहाँ गर्भगृह होगा। गर्भगृह के ऊपर में एक शिखर बनाया जाता है। तो ये जो ऊंचाई पे आप देख रहे हैं ये शिखर है। इस ऊंचाई पे यहाँ पे एक कलश बनाया जाता है और उसके ऊपर फिर ध्वजा होती है। तो ध्वजा, कलश, शिखर और गर्भगृह। और इन मंदिरों में गर्भगृह के चारों तरफ ये घूमने के लिए आप देख रहे हैं, मंदिर के चारों तरफ, जो कि सामान्यतः छत से ढका हुआ होता है, एक स्थान होता है जिसको प्रदक्षिणा पाथ कहा जाता है। ये सब किसकी विशेषता है? नागर शैली के मंदिर की। और इस मुख्य मंदिर के बाहर ये छोटे छोटे मंदिर के रास्ते में मंडप बनाए जाते हैं। ये जो आप उठे हुए भाग देख रहे हैं इन्हें क्या कहा जाता है? मंडप। तो मंडप, जागती, शिखर, गर्भगृह, कलश, ध्वजा, प्रदक्षिणापात, ये सब नागर शैली के प्रमुख गुण हैं। और नागर शैली की कुछ उपशैलियां बनी हैं, जैसे कि ओडिशा में और खजुराहो राजस्थान में, और सोलंकी शैली। इसमें अभी खजुराहो शैली पे हमने 2 दिन 3 दिन पहले एक प्रश्न किया था। यहाँ के मंदिरों की एक मूर्ति शिव जी की खो गई थी और वो चोरी होकर ब्रिटेन ले जाई गई थी, फिर उसको भारत लाया गया था। तो इस क्वेश्चन को हमने किया था। तो और कुछ प्रमुख उदाहरण इसके क्या हैं? खजुराहो के मंदिर और सूर्य मंदिर कोणार्क, सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात, और ओसिया मंदिर, वो सब इसके उदाहरण हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सूर्य मंदिर कोणार्क और खजुराहो मंदिर के समूह 1 और 3 तो नहीं। अगर हम इसको नहीं भी जानते होते तब भी हम गैस कर सकते थे। ये श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर, श्रीरंगम। ऐसे लग रहा है नीचे दक्षिण भारत में केरल, तमिल, ये कोई भाषा होगी, वहां का कोई मंदिर होगा। तो वहां तो द्रविड़ शैली विकसित है, तो ये दूसरा वाला तो होगा नहीं। अगर दूसरा नहीं होगा तो ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, डी नहीं हो सकता, फिर क्या बचा? खाली बी बचा। तो क्वेश्चन करने के लिए जानकारी हो ऐसा जरूरी नहीं है, बिना जानकारी के भी प्रश्न कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 1 and 3। नेक्स्ट, उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी हैफा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री करते हैं। नंबर 2, यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक, इन 3 का मिलकर संयुक्त उद्यम है। और नंबर 3, यह आरबीआई के साथ गैर जमा लेने वाले एनबीएफसी के रूप में पंजीकृत है। एनबीएफसी और नॉन डिपॉजिट, इसके रूप में पंजीकृत है ये आरबीआई। देखते हैं क्यों चर्चा में है। हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी हैफा द्वारा जवाहरलाल नेहरू के एक नए शैक्षणिक भवन, छात्रावास, इन सब के निर्माण के लिए ये राशि अनुदान के रूप में दी गई। राशि हमारे कुछ काम की नहीं है, किस विश्वविद्यालय को दी गई है ये भी काम की नहीं है। हमें तो यहाँ से बस ये उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी हैफा चर्चा में आई, तो इसको समझना ही है। ये तो पता चल गया कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसका नाम अब बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, उसके अधीन ही आती है। करती क्या है? तो इसका उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में जो आधारभूत ढांचा है उसको विकसित करना। जैसे यहाँ भी हमने देखा भवन, छात्रावास, अनुसंधान केंद्र, इन सबको बनाने के लिए इसने पैसा दिया है। और इसको मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उस समय 2017 में ये, अभी इसका नाम हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार और केनरा बैंक। विकल्प में क्या लिखा है? स्टेट बैंक। तो स्टेट बैंक नहीं, केनरा बैंक, विकल्प गलत हो जाएगा। इनके संयुक्त उपक्रम के रूप में इसे बनाया गया है और ये आरबीआई में एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट के रूप में पंजीकृत है। वो दोनों विकल्प में एक विकल्प गलत हो जाएगा, क्योंकि वहां पे स्टेट बैंक लिखा है, केनरा बैंक आना है, और एक ठीक हो जाएगा, एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट के रूप में इसे आरबीआई के पास रजिस्टर किया गया है।
बाकी इसके कुछ छुट-पुट काम हैं, इन्हें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। मुख्य आप ध्यान रखेंगे कि जो उच्च शिक्षण संस्थान है, उनमें प्रमुख शिक्षण संस्थानों में बुनियादी ढांचा उसे विकसित करने के लिए इसको बनाया गया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, इसकी अध्यक्षता केंद्रीय शिक्षा मंत्री, तो शिक्षा मंत्री नहीं, इस मंत्रालय के जो सचिव होंगे वो इसकी अध्यक्षता करेंगे। और मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार और भारतीय स्टेट बैंक नहीं, केनरा बैंक का संयुक्त उद्यम है, तो पहला भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया। आरबीआई के पास ये एनबीएफसी नॉन डिपॉजिट के रूप में पंजीकृत है, ये सही हो जाएगा। पूछा है कौन से सही है, तो केवल 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? ये क्विज आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, निश्चय इस अकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन सेक्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।